हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें जनरली हम इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हैप्टिसिटी टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरली इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके CSIR नेट, गेट, IIT या डिफरेंट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केमिस्ट्री से रिलेटेड, सभी में यहाँ ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी का मतलब आपका वेटेज रखता है। ठीक है, और ये जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके कारण है क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ज़्यादा एप्लीकेशन होने के कारण ये बहुत यूज़फुल है, और यूज़फुल होने के कारण बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स में इनका वेटेज हाई रखा गया है। क्लियर है? आपके CSIR नेट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हर साल हर एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के यहाँ पर आप ये क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है। तो बेसिकली ये आप समझते हैं कि एक मेटल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दैट इज ऑर्गेनिक मेटेरियल, मतलब सीधा आप ऑर्गेनो से कार्बन और मेटेलिक से मेटल। तो अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्डिंग है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन कई जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने आपके इसको क्लासीफाइड किया है। वो किस तरह से क्लासीफाइड किया है कि वे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे जिनमें मेटल और कार्बन की जो बीच की बॉन्डिंग होगी वो आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर पार्शली कोवैलेंट बॉन्डिंग नेचर के होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इस टर्म को अगर ध्यान दूं तो जनरली आपको पता होगा कि अगर कार्बाइड्स देखें हम और साइनाइड्स देखें, तो कार्बाइड में भी कैल्शियम एक मेटल है और आपका कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट्स है, और साइनाइड में सोडियम मेटल और आपका जो है कार्बन एक आपका कार्बन है, उन दोनों के बीच भी बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये तो एक आयनिक बॉन्ड होती है, और आप अगर बेसिकली पहला वाला अगर देखें तो मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये तो एक आयनिक बॉन्ड है। तो वहाँ पर दूसरा वाला जो डेफिनेशन है कि इनके बीच कार्बन और जो आपका मेटल है उनके बीच पार्सली कोवेलेंट या फिर कोवेलेंट नेचर का बॉन्डिंग होना चाहिए, कंप्लीट आयनिक बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड और सोडियम साइनाइड को जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के उसमें कंसीडर नहीं किया जाता। ये जो होते हैं ये एक इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? तो आज मैं इस लेक्चर को ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, कौन से कंपाउंड्स पहले सिंथेसाइज किए गए, जिससे आइडिया मिला कि इस तरह के कंपाउंड भी आपके जो हैं सिंथेसाइज किए जा सकते हैं जिनका काफ़ी सिंथेटिक एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट वाज कैकोडिल ऑक्साइड। ये जो है आपका एक कैकोडिल ऑक्साइड है। ये जो आपका मेनली आर्सेनिक इसमें प्रेजेंट्स होता है। कार्बन यहाँ पर देखो, ये कार्बन के साथ सीधा आर्सेनिक का यहाँ पर बॉन्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेन ग्रुप का इस कैकोडिल ऑक्साइड्स को बोला जाता है। इसका जनरल फार्मूला CH3 ट्वाइस आर्सेनिक होल ट्वाइस O। इसमें देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। इसको डाई मेथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। आप जान रहे होगे कि ये एनहाइड्राइड टाइप का ही एक टाइप का आपका जो है स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेन ग्रुप था उसमें कौन सा मेन ग्रुप एलिमेंट यूज़ किया गया था, तो ये एक्चुअली आर्सेनिक और कार्बन के बीच इसमें बॉन्डिंग थी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जनरली ये जो आपका कंपाउंड है, दिस कंपाउंड वाज ओरिजिनली सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड विद पोटेशियम एसीटेट। तो ये आर्सेनिक जो ट्राइऑक्साइड है उसको पोटेशियम एसीटेट के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो ये आपका कैकोडिल ऑक्साइड जो है सिंथेसाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो था कैकोडाइल था, अब डाई कैकोडाइल जो क्या था आपका टेट्रामेथाइल डाई आर्सेन, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया। देखिए सीधा आपका आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो आर्गोनोमेटेलिक्स का ये ब्यूटी है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि आर्सेनिक आर्सेनिक में कौन सा आपका जो है बॉन्डिंग था, ओनली सिग्मा बॉन्डिंग विथ पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कितना बॉन्ड ऑर्डर था, 1 2 3, ऐसे ही आपका क्वेश्चंस बनता है। क्या डायरेक्ट लिंकेज था आर्सेनिक में, क्या फिर आर्सेनिक और दोनों आर्सेनिक के बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज था। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके आर्गोनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, खासकर अगर उसको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्डिंग वगैरह में पूछना है तो, ठीक है। तो ये जो डाई कैकोडाइल था, इस भी इज आल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड एवर डिस्कवर। तो इसको भी कई साइंटिस्ट मानते हैं कि मतलब ये भी सिंथेसाइज किया गया, बहुत पहले सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है मेन नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर ट्रांजिशन मेटल की बात करें, ये तो मेन ग्रुप एलिमेंट का था। अब अगर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आपका आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड था वो कौन है, तो वो होता है आपका जीसस सॉल्ट। और ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको आगे लेक्चर्स में इस पर एक पर्टिकुलर वीडियोस बनेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं, कि बाउंड एंगल कैसा होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन प्लैटिनम इन सब का ओरिएंटेशन क्या होता है, किस तरह की इसमें बॉन्डिंग होती है, किस तरह से बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, इन सब को हम सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये देख रहे हैं कि ये जो जीसस साल्ट है वो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक्स है किसका, ट्रांजिशन मेटल का। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक ट्रांजिशन मेटल में कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है आपका यूज हुआ था, तो वो था आपका प्लैटिनम। आप ध्यान रखेंगे जीसस साल्ट प्लैटिनम, इसमें एल्कीन के साथ बॉन्डिंग किया रहा है। देखिए आप बाइक्लाउड के साथ ये जो है बॉन्डिंग प्लैटिनम का बॉन्डिंग पाया जाता है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो फर्स्ट कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज दैट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बोनिल लिगेंड वाला आपका जो फर्स्ट कंपाउंड था वो था निकिल का टेट्रा कार्बोनिल वाला कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आर है, ये कम्प्लीटली आर ही तो है, और Mg और ये हाइड्रोजन X RMgX। तो ये भी तो एक प्रकार का आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये कार्बन है और मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कार्बन का बॉन्डिंग प्रेजेंस है, तो आप बोल सकते हैं इसको ये आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये जो साइक्लो C5H5MgBr को आपका FeCl3 ट्राई क्लोरो सॉरी आप भी बोल सकते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका फेरोसिन बनता है। और ये फेरोसिन भी एक प्रकार का यहाँ पर सैंडविच कंपाउंड होता है और ये एक आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। क्लियर है। तो ये जो है RMgX भी आपका एक प्रकार का आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। आगे बढ़ते हैं। मेन ग्रुप्स आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो है एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जिसमें मेन ग्रुप्स आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स पहले डिस्कस करते हैं कि मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स के कौन कौन से आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड जनरली इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए ये जो आपके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं वो मेन ग्रुप आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर सोडियम C5H5- N ब्यूटाइल लिथियम मेटल के साथ ब्यूटाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये तो ये डिफरेंट टाइप की RMgX हो गया, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये सभी जो हैं मेन ग्रुप आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट्स है। क्लियर है। आर जहाँ पर आपका आर यूज़ हुआ है वो आर एल्काइल हो सकते हैं, राइल ग्रुप हो सकते हैं इस RMgX में। R4PB में आपका R = CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल के फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं
देखिए यहाँ पर इसमें टाइटेनियम यूज़ हुआ है, इसमें फेरोसिन बोलता हूँ, यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनिल का आपका कार्बन यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग किया रहता है, तो ये भी एक प्रकार का आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें आयरन जो है देखिए ये फेरोसिन है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है फेरोसिन का, ठीक है। इसमें आयरन मेटल प्रेजेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स, और इसमें निकिल देखिए यहाँ पर NiCO4, यही आपका फर्स्ट कार्बोनिल वाला जो है आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज किया गया था। और ये आपका RH, इसमें रोडियम जो है आपका ट्रांजिशन मेटल यूज़। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स एज अ मेटल यूज़ हुए हैं इस आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड में। अब बात करते हैं लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल है यूरेनोसिन। यूरेनियम का जो यूरेनोसिन होता है उसमें आपका ये CO2 जो है वो यूरेनियम के साथ सैंडविच फॉर्म में लिंकेज करके यूरेनोसिन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो मेटल यूज़ होता है वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की श्रेणी से, दैट इज़ यूरेनियम है, ठीक है। तो यूरेनियम इसी श्रेणी में आता है। तो ये जो है आपका आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। वेल नोन आपका ये जो एग्जांपल है इसमें जो है आपका ये एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है आपका यूरेनियम, और यूरेनियम जो है CO2 के साथ यूरेनोसिन जो कि एक प्रकार का आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड में फॉर्म करता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड की। इसका जो इम्पोर्टेंस है आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड का, उसका एप्लीकेशन काफ़ी ब्रॉड है, बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो है डिफरेंट टाइप के फील्ड में इनका यूज़ होता है। थोड़ा सा हम इसमें भी आउटव्यू मान लेते हैं कि इनका कौन कौन से फील्ड में जनरली यूज़ होता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड एज रिएजेंट, तो बहुत सारे आप जब केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें ये रिएजेंट आपको दिख ही जाएंगे। आपका बेस की तरह यूज़ में ले लेता है एन-ब्यूटाइल लिथियम, ये सभी जो बेस के फॉर्म में ले लेते हैं। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट जो है आपका डिफरेंट टाइप के जो सिंथेसिस में, जिसमें आपका ऐसे रिएक्शन जिसमें जो R है कार्बन है उसमें निगेटिव जब चाहिए रहता है तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट चाहिए रहता है। दैट इज़ जब कार्बन को एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया जाता है तो उसमें ये RMgH दैट इज़ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट जो है उस R- को प्रोवाइड कर सकता है। जिल्मार्ड रिएजेंट भी एक इसी टाइप का आपका रिएक्शन है। इन रिएजेंट्स को मैं आपको अच्छे तरीके से इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिएजेंट इस क्लास स्टार्ट करेंगे। इन सब को सेपरेट पढ़ेंगे। इन सब का कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि ये जो है आपके डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो कि रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को एज अ कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको मेंशन किया है कि डिफरेंट टाइप के जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे कि देखें तो यहाँ पर ये RHPPH3 ट्राइस क्लोरीन जो होता है रोडियम का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये जो है हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है। सेकेंड वाला जो है जो कोबाल्ट का कार्बोनिल का क्लस्टर होता है वो होता है आपका हाइड्रोफॉर्मिलाइजेशन में आपका यूज़ किया जाता है। वैसे ही मेथेनॉल कार्बोनिलेशन में आपका ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज़ में लिया जाता है। इन सबको हम पढ़ेंगे सेपरेटली, आप जब बात करेंगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर इन सभी का यूज़ आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। जैसे इरिडियम का मेथेनॉल कार्बोनिलेशन में यूज़ किया जाता है। ये ग्रब्स कैटलिस्ट है, फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट है। इसका ओलिफिन मेटाथीसिस में यूज़ दिख जाएगा। ये रुथोनियम का आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और अभी भी बनेंगे, बिल्कुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के हम ग्रब्स कैटलिसिस आगे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये रुथोनियम का आपका सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट है। यहाँ पर ये जो एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो कार्बिन के फॉर्म में ऐड होते हैं यहाँ पर, ये जो आपका फिनाइल से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कार्बिन के फॉर्म में यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये भी ओलिफिन मेटाथीसिस में यूज़ होता है। तो हम ओलिफिन मेटाथीसिस जब बात करेंगे तो इस वहाँ पर हम इन ग्रब्स कैटलिसिस को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो MES है और ये PCY3 है, ये सब क्या है, तो ये PCY3 जो है इसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका MES जो है
इस मॉलिक्यूलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो इसमें जो है देखिए ड्रग्स के फॉर्म में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को यूज़ में लिया जाता है, जिसमें देखिए ये जो है एज अ ड्रग यूज़ में लिए जाते हैं और ये एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें देखिए टाइटेनियम प्रेजेंट्स है, आप टाइटेनियम जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें आयरन जो है दैट इज सीधा आप देख लीजिए यहाँ पर फेरोसिन टाइप का लिंकेज दिख रहा है, लेकिन ये कंप्लीट फेरोसिन नहीं है क्योंकि इसमें और भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटाडाइनरिक प्रेजेंट्स हैं। तो ये एज अ ड्रग यूज़ में लिए जाते हैं, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही हैं आपके। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं एडिटिव्स। तो कुछ एडिटिव्स के फॉर्म में ये जो फेरोसिन है आपका, लेड का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मैग्नीज का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ये ऐसे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिनको एज अ एडिटिव यूज़ में लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स एंड नॉमेनक्लेचर। कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनका नाम देखेंगे, उनको क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने लिगेंड्स और उसके नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं, जिसमें CO को कार्बोनिल बोलते हैं, और ये आपका जो कार्बन है और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्डेड फॉर्म में जब मेटल जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं कार्बिन। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका कार्बिन के फॉर्म में होता है। आगे हम सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन और उसका मेटल के साथ जिस प्रकार का बॉन्डिंग होता है, कब ट्रिपलेट कब सिंगलेट, तो किस प्रकार का उसमें बॉन्डिंग पाया जाएगा, कौन सा स्ट्रांग होता है कौन सा वीक होता है, इन सबको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है जब मेटल के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ा रहता है जब कार्बन, तो इसको बोलते हैं कार्बीन। और इधर देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो ये एक इसको हम एल्काइल लिडिन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब यही कार्बन जो है देखिए अब मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो इधर अगर आपका क्या प्रेजेंट हो तो थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ, तो ये अगर मेटल के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कार्बाइन है। एक्चुअली ये कार्बिन था, ये कार्बाइन है, और इसको क्या बोलते हैं एल्काइलिडाइन। तो यहाँ पर जब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये डाइन आइन हो गया, और यहाँ पर ये इन है। क्लियर है। अब देखिए ये जो है आपका ट्राईसाइक्लिक रिंग है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनाइल। इसको हम नोटिफाई या पर कहीं पर आप क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको साइक्लो C3H3 दैट इज C3H3 जो है वहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइनिल, तो ये हो जाएगा साइक्लो C4H4। और जब 5 मेंबर हो जाएंगे तो साइक्लो पेंटाडाइनिल। क्लियर है। वैसे ही अगर जब ये 6 मेंबर्ड रिंग हो तो इसको हम बेंजीन ही फॉर्म, बेंजीन है ये, तो बेंजीन ही बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर जब ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ऐसा हो, तो यहाँ पर 8 जो 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन है, और जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो पोजीशन दिखा दीजिए आप 1 5 पहला नंबर, फिर एक इस तरफ से आप चलते चलिए तो दूसरा, तो तीसरा, फिर चौथा, फिर ये 5वां। तो पहले और 5वें नंबर पर आपका जो है डाइइन है, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोलेंगे 1 5 साइक्लो ऑक्टाडाइइन। साइक्लो ऑक्टा 8 कार्बन है आपके, और 1 और 5 पोजीशन पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो डाइइन। इसे हम 1 5 COD साइक्लो ऑक्टाडाइइन भी बोलते हैं। 1 3 साइक्लो ऑक्टाडाइन कॉम्प्लेक्स आर आल्सो नोन। या ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो है आपका ये COD जो है, इसके भी जो है आपके कॉम्प्लेक्स नोन है, आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो इथिन ही है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन भी बोलते हैं या इथिन भी बोलते हैं। और अगर यही जो है अगर आपका लिगेंड के फॉर्म में अगर एसिटाइलिन जुड़ा हो तो इसको एसिटाइलिन, लिगेंड नाम ही है उसका एसिटाइलिन, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जब इस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हो तो ये जो है एलाइल, एक्चुअली ये ऐसा होता है आपका, ये कभी प्लस रहता है तो कभी माइनस रहता है। तो ये जब तीनों यहाँ पर जब माइनस रहेगा ये एक्चुअली, ठीक है, तो लिगेंड की तरह बिहेव करता है अगर, तो ये जो है आपका ऐसे तीनों कार्बन के जब कांटेक्ट में आएगा ये, तो तीनों कार्बन, तो ये उस फॉर्म में पाई एलाइल इसको बोलेंगे। और ये CR3, तो ये ऑलरेडी ये तो एल्काइल ग्रुप ही तो है, तो ये एल्काइल। और जब एसाइल ग्रुप जुड़ा RCO और इधर मेटल जुड़ा हो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा एसाइल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक लिगेंड्स थे।
जो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जनरली एज अ लिगेंड आपको दिखाई देते हैं, जो मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैप्टिसिटी, ये जो है आपका हैप्टिसिटी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। तो ये हैप्टिसिटी होती क्या है, कैसे इसको हम यूज़ में लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं हैप्टिसिटी की। तो हैप्टिसिटी क्या है, तो द नंबर ऑफ एटम्स थ्रू विच अ लिगेंड बॉन्ड्स इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर ईटा फॉलोड बाय सुपरस्क्रिप्ट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स अटैच्ड टू द मेटल। समझ आया क्या भाई? तो हैप्टिसिटी क्या होता है कि जनरली अगर कोई कंपाउंड है, उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक लिगेंड जो है मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस मेटल के साथ वो कितने नंबर ऑफ एटम से कांटेक्ट में है। जैसे कि वो मेटल के साथ तो जुड़ा हुआ है कोई लिगेंड, लेकिन उसके 3 एटम्स उस मेटल के साथ बॉन्डिंग में या कांटेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वही आपका हैप्टिसिटी होता है। उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ईटा से, और कितना नंबर ऑफ एटम उसमें इन्वॉल्व है उस मेटल के साथ, उसको उसके सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर में जैसे कि ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, इन सब के फॉर्म में उसको नोटिफाई किया जाता है। क्लियर है? इसी को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली इस लेक्चर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर बताऊं तो हैप्टिसिटी है, इसको आपको अच्छे से समझना है ताकि आप जो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपको आसानी से समझ आए, चीज़ें और टर्मिनोलॉजी आपको सही से पकड़ में आए। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाया हूँ। तो ये जो है तीनों के तीनों जो हैं, इसमें जो है ये 5 मेंबर रिंग वाला जो है कोऑर्डिनेट हो रहा है मेटल के साथ। तो यहाँ पर तीनों के तीनों तो 5 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बॉन्डिंग है मेटल के साथ वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में हो रही है। जैसे कि अगर बात करें तो इसमें मेटल जो है सिर्फ एक आपका जो एटम इस साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के सिर्फ एक एटम से कांटेक्ट में है, तो इसको मैं ईटा हैप्टिसिटी बता रहा है, और उसका ऊपर सुपरस्क्रिप्ट का 1 क्या बता रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइन रिंग का एक एटम जो है वो आपके कांटेक्ट में है मेटल के साथ। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं मोनोहेप्टोसाइक्लोपेंटाडाइनेल। देखिए इसको कैसे नोटिफाई करते हैं, ईटा 1 C5H5। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पोजीशन कितने हैं, 1, लेकिन यही जो है इस तरह से बॉन्डिंग करता है कि देखिए यहाँ पर 3 कार्बन इसके अटैच में मतलब कांटेक्ट में आ जाते हैं या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो कौन है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये 1 और ये 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये क्या दिखा रहा है, ये तीनों एटम के साथ कांटेक्ट में है, और तीनों एटम के साथ कांटेक्ट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ईटा 3 लिंकेज के द्वारा कोऑर्डिनेटेड है C5H5 लिगेंड। क्लियर है भाई? अब देखो ये पूरा गोला, इसी कांटेक्ट में पूरे पांचों ये जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के पूरे 5 कार्बन एटम थे, वो पांचों के 5 कार्बन एटम अभी क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए इस मेटल के साथ बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग जो है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पोजीशन कितने, 5 हो गए। तो इसको हम कैसे नोटिफाई करेंगे, ईटा, और ऊपर में जो सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पोजीशन। तो वो ईटा 5 C5H5, इसको क्या बोलते हैं, पेंटा हेप्टोसाइक्लोपेंटाडाइनेल। क्लियर है? चलिए अब मैं यहाँ पर आपको हैप्टिसिटी ऑफ वेरियस लिगेंड जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं उनकी हैप्टिसिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लिगेंड हैं जो डिफरेंट टाइप की हैप्टिसिटी शो कर सकते हैं, या फिर कोई लिगेंड जो है कितनी हैप्टिसिटी वो शो कर सकता है। चलिए सबसे पहले ईटा 1 दैट इज़ मोनोहेप्टो लिगेंड्स की बात करते हैं। तो देखिए जब मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जब R जुड़ा हुआ है, तो वो एक आपका मोनोहेप्टिसिटी वाला जो है आपका ईटा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एसाइल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी ईटा 1 शो कर रहा है। C ट्रिपल बॉन्ड CO जो है मेटल के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये ईटा 1 हैप्टिसिटी को शो कर रहा है। CS ये भी आपका ईटा 1 को शो कर रहा है। ये देखिए कार्बिन ईटा 1 तो ये कार्बिन तो है डबल बॉन्ड के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कितने एटम जो है इस मेटल के साथ बॉन्डिंग किए हैं,
तो सिर्फ एक ही एटम जो है वो आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है इस मेटल के साथ, तो इसको हम ईटा 1 कार्बिन बोलते हैं। बॉन्ड यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट्स है, लेकिन यहाँ पर एक ही एटम जो है इन्वॉल्व हो रहा है इस मेटल के साथ बॉन्डिंग में, तो इसलिए ईटा 1 कार्बाइन बोलते हैं, चूँकि कार्बाइन आपका लिगेंड है। और देखिए यहाँ पर एलाइल तो है ये, लेकिन एलाइल जो है तीनों आपके कार्बन से अटैच ना हो करके सिर्फ एक ही कार्बन दैट इज एक ही एटम से मेटल जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ईटा 1 एलाइल। क्लियर। तो यहाँ पर R जो है CH3 हो सकता है, आपका CH2 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, C6H5 हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके R यहाँ पर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईटा 2 और ईटा 3 के एग्जांपल्स कौन होंगे? तो ईटा 2 कौन से लिगेंड आपके रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके जो ईटा 3 ट्राईहेप्टो लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं? तो देखिए ये है, देखिए यहाँ पर ये मेटल अब इन एथीन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जिसमें आपका मेटल का इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्डिंग में, दोनों कार्बन जो है इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको ईटा 2 एथाइलिन। देखिए यहाँ पर एक दूसरा आपका असिमेट्रिक एल्कीन लिया हुआ है, लेकिन इसमें भी आपका जो मेटल है सीधा डबल बॉन्ड से दोनों कार्बन के कांटेक्ट में जुड़ा हुआ है, किसी पर्टिकुलर एक कार्बन से ना जुड़ा हो करके इस पूरे पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट इज दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट है इसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं ईटा 2 C3H6। यहाँ पर लिया हुआ है देखिए एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है एल्काइन लिया गया है, लेकिन मेटल जहाँ पर जुड़ा है वो एल्काइन के दोनों ही आपके कार्बन से यहाँ पर इसका सेम प्रभाव होगा, सेम आपका जो है यहाँ पर दोनों कार्बन या दो एटम जो है इनके साथ बॉन्डिंग में इस टाइम पर आपके जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ईटा 2 एल्काइन। अब बात कर लेते हैं ईटा 3 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ईटा 3 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये डबल बॉन्ड से, तो ये ईटा 2 हो गया, ये क्या हो गया ईटा 2, लेकिन इधर से ये एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो ये वाला लिंकेज क्या हो गया ईटा 1। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो मेटल तो यहाँ पर ईटा 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो लिंकेज है वो ईटा 3 है। वैसे ही देखिए सेम ये अगर उल्टा हो जाता है ऐसे ही रिवर्स, तो ये तो भी इसी कंडीशन में होगा, तो ये भी ईटा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज़ को आपका जब देखो ये जो है एक्चुअली बॉन्ड शिफ्ट रेजोनेंस ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है आपका अगर ऐसे दिखाया जाता है आपको, तो देखो 1 2 और 3 ये तीनों कार्बन के साथ ये इसे इन्वायरमेंट सेम इन्वायरमेंट फील कर रहा है, दैट इज तीनों ही कार्बन के जो है बॉन्डिंग पोजीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ भी ये जो है आपका ईटा 3 पोजीशन होगा। तो ये एलाइल ऐसा एलाइलिक लिगेंड है जिसमें ये ईटा 3 हैप्टिसिटी शो कर रहा है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है आपका और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाएगा, दैट इज देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन पाया जाएगा और बीच में पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे निगेटिव चार्ज रहे, यहाँ पर जब ये मेटल इस फॉर्म में अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर ध्यान देना आप, ये तीनों कार्बन के कांटेक्ट में या तीनों कार्बन जो है इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट्स हैं, जिससे दैट इज़ वो तीनों के तीनों जो हैं बॉन्डिंग आपके जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं मेटल के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं ईटा 3 C3H3। वैसे ही बात करते हैं ईटा 4 ईटा 5 के बारे में। तो देखिए ईटा 4 के एग्जाम्पल कौन है, तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन अब नहीं होने वाला। इधर से देखिए ईटा 2, यहाँ से देखिए ये ईटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे तरफ से भी ये ईटा 2, तो टोटल ये जो मेटल है वो ईटा 4 ही तो दिखा रहा है, तो ईटा 4 C4H6। वैसे ही ये वाला देखिए मेटल इधर से डबल बॉन्ड से बीचों बीच जुड़ा हुआ, तो यहाँ से भी ईटा 2 और राइट साइड से भी ईटा 2, तो ये ईटा 4 C4 लिंकेज। क्लियर है क्या भाई? तो ये ईटा C4H4 लिंकेज और यहाँ पर ईटा C4H6 लिंकेज, ये आपका ओपन चेन है और ये आपका साइक्लिक रिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड से, तो ये ईटा 2 इधर से और ईटा 2 इधर से, तो ये COD ईटा 4 COD है, दैट इज साइक्लोऑक्टाडाइन। इसी का जो है आपका एग्जांपल आपको मैं बता रहा था कि COD के भी जो है आपके एग्जांपल प्रेजेंट्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। यहाँ पर देखिए मेटल, ये भी आपका जो है ईटा 4 इस कंडीशन में आपका शो कर रहा है, इसको बोलते हैं बोरनाडाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईटा 5 के एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ईटा 5 के एग्जांपल ये हैं। देखिए यहाँ पर ईटा 5 कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनिल जो होता है ईटा 5 रिप्रेजेंट हैप्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एक मेटल से जुड़ा हुआ है इसलिए ईटा 1। जब ये पाँचों से जुड़ जाएगा तब यहाँ पर देखिए पांचों जब एटम्स इस फॉर्म में यहाँ पर देखिए इस तरह से लिंकेज जब पाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा, तो पांचों कार्बन जो है इस मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल। लेकिन जब ये जो है एक तरफ डबल बॉन्ड दैट इज और ये एक सिंगल बॉन्ड दैट इज, यहाँ पर इस तरह से ये तीनों जो है तीन एटम जब बस आपके इस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हो, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो मेटल के साथ, तो उसको बोलते हैं ईटा 3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल कैन आल्सो बिहेव मोनोहैप्टो एंड ट्राईहैप्टो। यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि साइक्लोपेंटाडाइनिल जो है कभी ईटा 1 भी शो कर सकता है, कभी ईटा 3 भी शो कर सकता है और ईटा 5 भी वो शो कर सकता है। क्लियर है। तो देखिए साइक्लोपेंटाडाइनिल के एग्जांपल में यहाँ एक टाइटेनियम का ऐसा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड लिया गया है जिसमें ये जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है वो डिफरेंट हैप्टिसिटी शो कर रहा है। ये वाला जो रिंग है आपका, ये वाला जो रिंग है देखिए यहाँ पर एक कार्बन बस इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये ईटा 1 लिंकेज, ये भी ईटा 1 लिंकेज, लेकिन ये जो है पांचों आपका जो है कार्बन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है टाइटेनियम के साथ, तो ये ईटा 5 और ये भी ईटा 5 लिंकेज शो कर रहा है, ईटा 5 हैप्टिसिटी शो कर रहा है। इसमें देखिए ये टंगस्टन का एक ऐसा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसमें एक साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग जो है ईटा 5 से जुड़ा हुआ है, पांचों कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है इसके साथ बॉन्डिंग में, लेकिन एक तरफ जो है ईटा 3 के साथ ये जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन जो है इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा ईटा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करना आपको सिखाऊंगा जब मैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का वैल्यू समझ आएगा कि क्यों ये सडन आपका ईटा 3, ईटा 1, ईटा 5 हैप्टिसिटी शो करने की टेंडेंसी रखता है। और जब हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो भी आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब रिएक्शंस चलते हैं तो वहाँ पर ईटा 5 कभी ईटा 1 में, ईटा 1 जब कभी ईटा 3 में, ईटा 3 कभी ईटा 5 में, ये जो कन्वर्जन होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब रिएक्शंस आप पढ़ोगे, इन टर्मिनोलॉजी को, इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझोगे कि क्यों इनमें कन्वर्जन पाया जाता है, तो आपको ऑर्गेनोमेटलिक जो आपको केमिस्ट्री है वो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अब बने रहिए हमारे साथ, लगातार मैं अच्छे लेक्चर आपके लिए लाते रहूँगा। ईटा 6 हैप्टिसिटी के एग्जाम्पल अगर की बात करें तो देखिए C6H6 जो बेंजीन है वो डिफरेंट टाइप की हैप्टिसिटी यहाँ पर शो कर रहा है। जब बेंजीन सिर्फ 2 कार्बन एटम के साथ इन्वॉल्व हो, दैट इज़ यहाँ पर पाई एल्कीन के टाइप का इन्वॉल्व हो तो इसको ईटा 2। जब आपका 4 कार्बन से इन्वॉल्व हो तो इसको ईटा 4, जिसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और जब 6 के साथ हो जाए, 6 कार्बन दैट इज़ तीनों जो आपके डबल बॉन्ड है वो आपके इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज़ ये रिंग फॉर्म में, दैट इज़ ये कंप्लीट 6 मेंबर जो है इसके साथ मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए, तो इसको बोलते हैं ईटा 6। क्लियर है। और वैसे ही ईटा 6 का एग्जांपल जो है C7H8 है। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा कार्बन है, तो इसमें रेजोनेंस जो है कंप्लीट रेजोनेंस नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो है पार्शियल रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जब तीनों जो है इस 7 कार्बन में से 6 कार्बन जब इसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये C7H8 भी आपको ईटा 6 हैप्टिसिटी शो करता है। चलिए अगर बात करें ईटा 7 की, तो ईटा 7 के एग्जांपल्स में आपका C7H7 प्लस है। यहीं से देखिए अगर इसकी बात करें, यहाँ से अगर मैं एक H निकाल दूँ, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से अगर मैं हाइड्राइड निकाल दूँ, कोई ऐसा कंडीशन लाऊँ कि हाइड्राइड निकल जाए, तो यहाँ पर ये आपका प्लस बन जाएगा। और जैसे ही प्लस बनेगा इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने के कारण यहाँ पर जो है ये सातों के सातों जो है आपके कार्बन जो है इस कंडीशन में आपके मेटल के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि ये ईटा 7 हैप्टिसिटी शो कर रहा है। तो हैप्टिसिटी कुछ नहीं है, बल्कि आप ध्यान दे रहे होंगे कि भाई मेटल के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है आपका हैप्टिसिटी। ईटा 8 की अगर बात करें तो ईटा 8 के आपके एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पर COT को दिखाया हूँ मैं, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। इसमें भी वही बात होगी, जब 2 कार्बन के कांटेक्ट में होगा तो ईटा 2, 4 में होगा तो ईटा 4, और आपका जब 6 में होंगे तो ईटा 6,
और जब कंप्लीट आठों के आठों कार्बन जब कंप्लीट रेजोनेंस दिखाए आपको इस तरह से, इस फॉर्म में आपका जब बॉन्डिंग करे मेटल, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, ईटा 8। तो ये डिफरेंट हेप्टिसिटी के जो आपके लिगेंड्स हैं उसके ये थे एग्जांपल्स थे। आपको इनको ध्यान रखना है कि कौन से लिगेंड्स जो हैं कितने टाइप की हेप्टिसिटी शो कर सकता है। क्लियर है? आपको कंपाउंड या उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख करके आपको समझना है कि ये कितनी हेप्टिसिटी के साथ जुड़ा होगा। इससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के पता करने में, 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करने में, पता करने में, इसका स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये सभी चीज़ पता करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेप्टिसिटी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कुछ, अगर मैं हेप्टिसिटी की बात करूं तो ये ईटा 5 से ईटा 3, ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स शो कर सकता है आपका। वैसे ही ये जो CO2 है कभी ईटा 2, ईटा 4, ईटा 6। तो अगर ये जो आपका लिगेंड है, लिगेंड अगर अपनी हेप्टिसिटी को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं कि ये जो लिगेंड है वो फ्लक्सियोनल लिगेंड है, इनमें फ्लक्सियोनलिटी पाई जा रही है, इनमें हेप्टिसिटी चेंज हो रही है, ये रिजिड नहीं है बल्कि ये अपने हेप्टिसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे लिगेंड फ्लक्सियोनल लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके क्वेश्चंस में हेप्टिसिटी नहीं दी गई है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल है, अब CP दी गई है, अब CP दी गई है और आपको हेप्टिसिटी मेंशन नहीं की गई है, और लेकिन आपको पता है कि ये जो है ईटा 2, ईटा 1, ईटा 3 भी शो कर सकता है। तो अगर हेप्टिसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको एज्यूम करना है हाईएस्ट हेप्टिसिटी को, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हाईएस्ट हेप्टिसिटी को एज्यूम करके सॉल्व करना है। जैसे एलाइल होता है तो ये ईटा 1 भी शो कर सकता है और ईटा 3 भी शो कर सकता है, तो आपको अगर गिवन नहीं है तो आपको हाईएस्ट हेप्टिसिटी को लेकर के उसको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से लगातार आपके लिए अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो हम लगातार अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।